हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष यादव और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे सामने R15 V3 खड़ी है। ये V4 लॉन्च हो चुकी है, हालांकि मार्केट में आ गई है, यूट्यूब पे भी छाई हुई है, बट लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ इसी के आपको मिल सकते हैं। तो इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू लेके आए हैं हमारे साथ, इसके ओनर हैं यहाँ पे। अब भाई एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो, कोई छोटा सा। भाई मेरा नाम विश्वास है। ये वाली गाड़ी मैंने 2 साल हो गए यहीं से, अभी अक्टूबर में। ये 2019 का मॉडल है, वर्जन 3 है ये, BS4 मॉडल। इंजन इसका BS4 है। उस टाइम BS6 भी अवेलेबल था, पर मैंने BS6 इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें और उसमें पावर का एक माइनर सा डिफरेंस है, जिसके साथ साथ इसकी टॉप एंड उसके अंदर लिमिट कर दी गई थी 145 के आसपास। ये वाली खुद मैंने 150 क्रॉस की हुई है। अच्छा, कितनी गई है? 150 151? ये इसके अंदर 151 मेरी खुद की पर्सनल रिकॉर्ड है, मेरा इसका 151 का। पर जो इसका रिकॉर्डेड था, जिसकी मैंने खुद रिकॉर्ड की GoPro यूज़ करके, वो थी 149। आपको अगर वो वीडियो देखनी है तो वो इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भाई इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे, उसमें देख लेना। बिल्कुल। बाकी भाई यार देखो, मैं साथ में ही था पूरे टाइम पे। पहले तुम्हारा था कि वो लोग नेकेड लेने वाले थे, अपाचे थी शायद से। अपाचे से फिर इस पे कूदने का क्या वो था रीजन? अपाचे उस टाइम क्या था, मेरे को एक बजट दिया गया था घर की तरफ से कि आपको 130 140 तक जाना है। तो 130 140 सेगमेंट में अपाचे मैंने सोची थी। V4 आया था, उसका वर्जन 4 आया था अपाचे 200 RTR 200 में। वो एक नेक्ड बाइक थी, वो एक डेली पर्पस बाइक थी, ठीक है। पर मेरा जिस तरीके से आप कह सकते हो पर्सनैलिटी हो गई, बिहेवियर हो गया, उस हिसाब से मैं थोड़ा एग्रेसिव हूँ। मेरे को एक एग्रेसिव ड्राइविंग के लिए चाहिए थी बाइक। उसके साथ साथ उसके अंदर क्या था, वो एक रेगुलर पर्पस बाइक थी, पर उसके हिसाब से इसका माइलेज उससे भी बेटर था, इसकी पावर उससे बेटर थी। लुक आप देख सकते हैं, आपने अपाचे भी देखी है, आपने R15 देखी है। जिस बंदे को पता है R15 क्या है, उसे पता है क्या चीज़ होती है R15, देखने में भी और पावर में भी। उसके साथ आपको बेटर माइलेज मिल रहा है, तो 20-25 हज़ार आप ऊपर लगा के क्यों नहीं इस पर शिफ्ट करना चाहेंगे। तो मैंने बस यही सोच के इस सेगमेंट को अच्छी तरह, इसमें मैंने सब कुछ ट्राई किया। मैंने टेस्ट ड्राइव्स लिए, मैंने उस टाइम जो जो अवेलेबल था सब कुछ लिया, तो मुझे बेस्ट ये लगा। अच्छा, तो भाई इसके अंदर माइलेज की आपने बोल दी थी, तो माइलेज कितना दे रही है बाइक आपकी? इन सिटी इसकी मेरी 8 सर्विस हो चुकी हैं। 8 सर्विस? इसकी 8 सर्विस हो चुकी हैं। सेकंड सर्विस और थर्ड सर्विस के बाद से एक्चुअल माइलेज आने लग जाती है बाइक के। फर्स्ट सर्विस तक तो इंजन खुलता है, सेकंड थर्ड के बाद बाइक की एवरेज माइलेज आने लग जाती है। ये सिटी में अगर मैं तमीज़ से चलाऊँ, बिल्कुल यूँ सोच के चलाऊँ कि मेरे को इसका माइलेज निकालना है, तो मेरे को इसका माइलेज 40+ आराम से देती है इस सिटी में। मैं, आप जैसे आशीष भाई को पता है, मैं बहुत एग्रेसिव ड्राइवर हूँ। मैं ट्रैफिक हो गया, खाली रोड हो गया, मैं हमेशा स्पीड को प्रीफर करता हूँ। तो ये मेरे को उस टाइम 30 to 35 का माइलेज दे देती है ये, एग्रेसिव चलाते टाइम भी। और माइलेज की बात होती है तो ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ आती है लॉन्ग ड्राइव। मैंने 2 साल में इसे 2 ट्रिप किए हैं। 1 साल भर पहले करी थी, हम गए थे जोशीमठ ओली, वो था 1300 किलोमीटर का रूट। 1300 किलोमीटर का मतलब हम बिल्कुल वहाँ नहीं गए थे, थोड़ा दाएं बाएं, ओवरऑल मेरा 1300 किलोमीटर आया था। आप मानोगे नहीं, हाईवे और पहाड़ सब मिला के इसने मुझे 52 का माइलेज दिया है। आपने कभी नहीं सुना होगा R15 का 52 का माइलेज। तो नहीं है ये भाई बिल्कुल झूठ नहीं है। मैं आपको, अभी मेरे पास है नहीं उसके प्रूफ, मैंने जो उसकी पेट्रोल की पर्ची वगैरह थी वो मैंने रखी हुई थी उस टाइम के लिए, अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है। मैंने इसे कैलकुलेट किया, इसने 1300 किलोमीटर मेरे को 2400-2500 के तेल में उस टाइम कराया था। बढ़िया भाई। अरे बता भी तो रहे थे कौन गया था साथ में उसका? एक RR 310 गई थी, अपाचे TVS RR 310, आप लोगों ने देखी होगी, 2.25 लाख के आसपास की वो थी, अभी वो 3.25 के आसपास हो रही है। अच्छा। एक इतनी महंगी बाइक आप ले रहे हो, वो भी साथ में गई है। ये भी सिंगल सीटर के लिए बहुत बढ़िया बाइक है, वो इसी की तरह एग्रेसिव भी है। वो ज़्यादा एग्रेसिव लगती है, हैवी भी है और ठीक है। पर एक बंदा अगर राइड कर रहा है, उसको लगा था 5600 का पेट्रोल, जहाँ पर ये सिर्फ 2300 के पेट्रोल में। हम बिल्कुल साथ साथ गए थे, उसने कोई एक्स्ट्रा ड्राइव नहीं किया, उसका 5600 का पेट्रोल लगा था और ये आया सिर्फ 2300 के पेट्रोल में। मैंने यहाँ से जोशीमठ पेट्रोल डलवाया था और वापसी में आते टाइम एक बार डलवाया था। उसके अलावा मुझे पूरे कहीं पेट्रोल की दिक्कत नहीं हुई थी। एग्रेसिव में R15 जानी जाती है अपने एग्रेशन के लिए। अगर आपको एग्रेशन के साथ साथ लुक्स मिल रहे हैं और माइलेज मिल रहा है, तो आप कहीं और क्यों जाना चाहेंगे, आप ये बताइए। होते हैं भाई कुछ।
भाई जैसे ये बाइक चला रहे हो आप V3 आपकी, तो V4 आ गई है मार्केट में, तो उसके बारे में क्या व्यूज हैं, वो भी तो देखी होगी ड्राइवर की, क्या हुआ इसका, कैसी लग रही है? जैसे अब आप V4 की बात करें, उससे पहले हम थोड़ा पीछे आना चाहेंगे। जिन बंदों ने वर्जन 2 देखी है बाइक की, उससे इसमें अपग्रेड मैसिव था। R15 का बिल्कुल मोड ऊपर से लुक चेंज कर दिया, एरोडायनेमिक्स चेंज कर दिया। V1 से V2 में भी बहुत ज्यादा, V1 से V2 में चेंज था, पर वो जो उस टाइम उसमें पावर गैप था और वो था, उसमें इंजन गैप की वजह से उसमें इंजन बड़ा किया गया था वर्जन 2 के अंदर, तो उसकी वजह से उन्हें उसका साइज बढ़ाना पड़ा था। वर्जन 2 और वर्जन 3 में गैप उतना नहीं आया, इंजन चेंज हुआ है पर इंजन का साइज ऑलमोस्ट सेम था। इन्हें बस इसे एरोडायनेमिक करना था, इसको बजट में रखना था, जो सबसे बड़ी बात है यामाहा की। आपको बजट में पावर मिलती है, एवरेज मिलता है, सब मिलता है, तो उसको बनाने के लिए इनमें प्लास्टिक फाइबर यूज किया गया। ये वो प्लास्टिक नहीं है कि आप इसको तो कहीं भी हल्का ठोके टूट जाएगी। इसे 2 बार ठुक चुकी है गाड़ियों में दोनों जगह टेंट था, इसमें कुछ नहीं आया अभी तक। फॉर्च्यूनर में ठुकी थी पीछे से। फॉर्च्यूनर आपको पता है 40 लाख की गाड़ी है, उसमें ठुक के उसमें डेंट था, इसमें एक पेंट नहीं उतरा हल्का सा भी, इसका भागना पड़ गया था, वो बात है। तो जब वर्जन 4 आप लोगे तो वर्जन 4 के अंदर क्या है, इसमें बंदे जब लेते थे तो वो कहते थे कि एग्रेसिव है, तो जिससे सिटिंग पोस्चर में दिक्कत आती है। मैं एक बाइकर हूँ, मैं राइड्स करता रहता हूँ, तो मेरे को इस चीज़ को इतना नहीं होता। अब वही वाली बात है, आप कोई भी व्हीकल लोगे तो उसका कोई ना कोई सेटबैक होगा। इसका इकलौता सेटबैक है कि इसमें बस आपके ढंग से पोस्चर ना बना रखा हो आपने, तो आपके सिर्फ ये पेन करते हैं पाम्स, उसके अलावा कुछ नहीं आता इसके अंदर। मैंने इसे 1300 किलोमीटर में, जैसे आपको बताया ओली वाली राइड, उसमें 1300 किलोमीटर, जिसके अंदर मैंने 200 किलोमीटर के सिंगल परस्यूट्स किए हैं, उसके अंदर मुझे दिक्कत नहीं आई। मैं वहां रुका हूँ जहाँ मेरा पूरा ग्रुप रुका है। मेरे को एक बार भी नहीं बोलना पड़ा कि भाई R15 है, मेरे को कमर में दिक्कत है या हाथ में दर्द है। एक कुछ महीने आप नहीं लोगे, उसे चलाओगे, तो आपको खुद आप कहने लग जाते हैं, हमारी बाइकिंग लैंग्वेज में बोला जाता है मीठा दर्द। आपको दर्द होगा पर आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा जब नीचे इतनी पावर होगी और आपको पेट्रोल की चिंता नहीं है। जब आवाज सुनते हो, आसपास के लोग देखते हैं, तब आप वो दर्द भूल जाते हो भाई। ठीक है, बाकी वर्जन 4 आया है, सबने देखा है। थोड़ा सा उसे ये जैसे एजी है, आपको मेरे वाले कलर में दिख रहा है, ये काफ़ी एजी है। उसमें एज ना करके थोड़ा थोड़ा उसे R1 की तरह बनाने की कोशिश की गई है, R1M, क्योंकि इसका R15M नाम रखा गया वर्जन 4 का। तो R1M बनाने की कोशिश की गई है, तो उसका जो आगे हेड है और जो साइड की बॉडी है वो हल्की हल्की कर्वी सी आ जाती है। आप लोगों ने देखी होगी हल्की हल्की, हाँ आपने पुरानी वीडियोस में देख ली होगी। इसका जो हैंडल था ये काफ़ी एग्रेसिव था, वो एग्रेसिव थोड़ा सा करने के लिए उन्होंने बस इस चीज़ को थोड़ा पीछे शिफ्ट कर दिया है, जिसकी वजह से जो बॉडी नॉर्मली ये रहती है उसे बस ये कर दिया जिससे बंदे को आगे एग्रेसिवनेस फील हो। उसके अलावा पावर ऑलमोस्ट सेम है। बस एक बात होती है, वो BS6 मॉडल है, BS6 में आपको वर्जन 4 मिल रहा है सेम पावर के साथ। वो एक बहुत बढ़िया बात मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने BS4 इसलिए लिया था क्योंकि BS6 वर्जन 3 का BS6 में पावर कम थी, पर अब भी V4 के वर्जन 6 में, वो BS6 में सेम पावर है आपकी BS4 वाली। इसमें टॉर्क सेम है, इसमें पावर सेम है, कोई गैप नहीं है, तो आप कर सकते हो अपग्रेड। पर मैं अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ, वो वर्थ ऑफ मनी मुझे नहीं लगा, क्योंकि ये 2 साल पहले मैंने ली थी, मुझे ऑन रोड पड़ी थी 163 की, 16300 ये पड़ी थी, उस 163,000 की ये पड़ी मेरे को। पर वो अभी आप जाओगे तो वो 180 192 के आसपास पड़ जाते हैं, उसके ऊपर वाले जो कलर्स होते हैं। आपने मुंबई का अगर किसी ने देखा होगा, लिस्ट आई थी, उसके अंदर जो मुंबई का टॉप वेरिएंट आया था, जिसके अंदर डार्क नाइट एडिशन था या वो मोस्टर एडिशन था उनका, मोटो जीपी एडिशन जो कह के बेचते हैं मोस्टर एनर्जी वाला, तो उसके अंदर क्या करते हैं, वो कुछ नहीं है, ब्लैक है, ग्लोसी ब्लैक है, जिसके अंदर स्टिकर लगा रखे होते हैं। आप करोल बाग साइड चले जाओगे, ऐसी जगह पे आपको स्टिकर वाले आराम से मिल जाते हैं, तो वो करोगे। और वो 2,12,000 रेट था उस टाइम मुंबई में उसका, जब वो नई निकली थी। दिल्ली का भी रेट का मुझे आइडिया नहीं है, मैं काफ़ी टाइम से नहीं गया हूँ शोरूम पे, पर इसके अंदर मेरे को नहीं लगता वो इतना वर्थ ऑफ मनी है। पर बाकी उसके अंदर जैसे आप आगे की साइड आइए, इसके अंदर क्या था, वर्जन 3 था, इसके अंदर सिर्फ ये लाइट्स थी, एलईडी लाइट्स थी। इसका एक सेटबैक मुझे ये लगा था कि आप रात को 50-60 के ऊपर राइड करना पसंद नहीं करेंगे नए रोड्स पे। जिन रोड्स पे आप गए हो आपको पता है कहाँ खड्डा है, कहाँ पे ब्रेक करें, सब पता है। नए रोड्स पे अगर आप लंबी राइड पे जा रहे हैं तो आप इनके साथ नहीं जाना चाहेंगे। मेरे साथ के कुछ राइडर हैं जिनके पास ये थी, उन्होंने यहाँ पर लैंप्स लगवाए थे इसके लिए अलग से,
पर जो R15 अभी वर्जन 4 आया है उसके अंदर उन्होंने यहाँ प्रोजेक्टर डाल दिया है, प्रोजेक्टर डाल दिया। उससे मेरे को नहीं पता अभी कितना, पर क्या कंपनी क्लेम करती है उससे इम्प्रूवमेंट आई है। बाकी आप लोग जाएंगे तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। और उसका यार इसका टैंक पे जो एग्रेशन कम किया है उसमें, तो उसके वजह से जो यहाँ पे पोस्चर है इसके अंदर। हाँ, पोस्चर मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए जो टैंक का ये बैंड आता है, इसके बाद जस्ट ड्रॉप आता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा आप समझते हैं पेनफुल हो जाता है। कई बार गड्ढों में हो गया, एकदम से सडन ब्रेकिंग हो गई, ट्रैफिक में, दिल्ली ट्रैफिक आपको पता ही है, पीछे कोई बैठा है वो एकदम से उसका पुश आता है जब सडन ब्रेकिंग होती है, तो ये चीज़ पेनफुल हो जाती है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, मेरे ख्याल से इस चीज़ को बैंड ना देने की जगह डायरेक्ट वो सीधा रखा है, थोड़ा सा स्लांट कर दिया है, जिससे वो अगर आप पुश भी होते इसके साइड तो आप ठुकते नहीं हो, आप इसके ऊपर चढ़ते हो हल्का सा, जिससे वो पेन कम होता है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने इसके अंदर ऐड किया है। बाकी ऑलमोस्ट आपने भी देखा है, पीछे से टेल हो गई, सब हो गया, ऑलमोस्ट सेम ही है, फर्क ऐसा आया नहीं है। एक जो इसके अंदर लोग कहते थे, आपने जैसे राइडर्स देखे हैं, सुपर बाइक हो गई या फिर आपकी अपाचे टाइप की भी हो गई, जिनके अंदर ये मडगार्ड आता है। ये मडगार्ड एक काम के लिए होता है, मड से बचाने के लिए। अगर कोई मेरा भाई ये सोच रहा है कि मैं बाइक लूंगा और मडगार्ड हटा दूंगा, भाई कभी मत करना। मेरे साथ एक इसका जो ब्लू आया था, जिसके नाम पे आई थी गो फॉर द ब्लू, वो ब्लू वर्जन लिया था उस दोस्त ने, उसने आते ही पहले दिन ये हटाया था। हम कभी भी रेन राइड जाते थे, मॉर्निंग राइड्स पे जाते थे, तो मॉर्निंग राइड पे ड्यू होती है तो आपको कीचड़ हल्का फुल्का कहीं ना कहीं मिल जाता है, या रेत होता है गीला। मैं इसे फुल स्पीड पे रखता हूँ एग्रेसिव, तो ये मेरे को कभी नहीं लगती इससे मड, पानी मड पीछे की साइड से ये पूरा रुक जाए, क्योंकि ये टेल टाइट ही है आपका, ये इतना नहीं बचाता है इससे। तो आपको ये रखना चाहिए अपने उसमें। मैंने अभी तक नहीं किया, वो बंदा रखता था, उसके यहाँ तक मड आता देखा था मैंने। वो बैग रखता था स्पेशली इसलिए ताकि उसकी जैकेट ना खराब हो, एक स्पेशल बैग रखना पड़ता था उसे। तो प्लीज़ इसे मत रखिए। बाकी ये बाइक बिल्कुल रो है, 2 साल में मैंने इसमें कुछ खास काम नहीं करवाया है। कंपनी ने बहुत बढ़िया चीज़ बना के दी है, हम क्यों उसके साथ छेड़छाड़ करें। नॉर्मली बंदे एग्जॉस्ट चेंज करवाते हैं, मैंने एक एग्जॉस्ट चेंज करी हुई बाइक भी देखी थी। उस बंदे ने मेरे को बोला था कि मैं, उसको भी 2 साल हो गए हैं, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ली थी, उसकी मेरे से 1 महीना पहले थी, सितंबर 2019, ये 18 है, वो अक्टूबर 19 है। तो उसने क्या किया, नई ली, जो गर्म खून होता है, उस चक्कर में दोस्तों ने कहा कि एग्जॉस्ट चेंज करवा, कूल लगेगा। उसने इसका एग्जॉस्ट चेंज करवाया, जो एक्रोफोबिक आता है 1,20,000 के आसपास, वो उसने 7,000 में लगवाया। उसका जो रेप्लिका आता है, अच्छा, वो लगवाया उसने। उसके साथ उसने बैंड पाइप चेंज कराया, बैंड पाइप के अंदर कैथलिक कन्वर्टर उसने नहीं लगवाया, जो कि आपका फिल्ट्रेशन का काम करता है, आपकी बाइक को स्टेबिलिटी रखता है एग्जॉस्ट के टाइम पे। उसने वो नहीं लगवाया, उसने 10-12 हज़ार का जुगाड़ किया और नई बाइक की भद पीट दी। मैं अभी लास्ट मंथ राइड पे गया था, मेरे को वो बंदा मिला, मैंने उसकी बाइक पहली बार चलाई। मैं किसी काम से गया था, पानी की बोतल वगैरह लेने साइड में, तो मैं वो चला के ले गया। मैंने उसे टेस्ट किया, फर्स्ट गियर टेस्ट, सेकंड गियर टेस्ट। ये पहले गियर पे 45 चढ़ती है 1 से 1.5 सेकंड में, 2 सेकंड मैक्स टू मैक्स। उसके अंदर और इसके अंदर मुझे क्लियर पावर गैप महसूस हुआ। उस बंदे ने एग्जॉस्ट के अलावा कुछ नहीं कराया, पर पावर गैप महसूस हुआ। वो यूं कि एक रिफाइंड सिस्टम बनाया जाता है कंपनी की तरफ से, आप इसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो ये आपके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल करेगी। तो अगर छेड़छाड़ कर रहे हो तो फिर ढंग से, अच्छे से ढंग से करवाओ, ढंग की जगह से करवाओ। ऐसे ही नहीं कि कोई भी बंदा मिल गया मैं ये जुगाड़ कर दूंगा, वो कर दूंगा। अगर आप कुछ करा रहे हो तो पैसा लगाओ भाई। कैथलिक कन्वर्टर मस्ट है अगर आप इसके साथ। मैं तो सीधा कहूंगा भाई, अगर आपको एग्जॉस्ट चाहिए, इससे हल्का सा लाउड आपको यामाहा प्रोवाइड कराता है 17,000 में। अच्छा। अभी उसका रेट हो गया होगा 18, 19, 20 के आसपास। मैंने जब ये 1 साल पहले पूछा था तब यामाहा प्रोवाइड करा रहा था। इससे हल्का सा लाउड होता है, ज़्यादा नहीं, पर वो हल्का सा लाउड होता है। वो यूं दिखता है कि अलग लगवा रखा है, हाँ। पर उसके अंदर कंपनी बैंड पाइप कैथलिक कन्वर्टर, ये रहा आपका कैथलिक कन्वर्टर, ये दिख रहा होगा इसकी तरफ से। ये कैथलिक कन्वर्टर जरूर होना चाहिए भाई। ये बाइक को यूं कह सकते हो रिफाइन करता है। बिना इसके मैं नहीं कहूँगा बाइक चलाओ, वो आप सिर्फ बाइक खराब कर रहे हो अपनी। क्योंकि वो ना धुआं फिल्टर कर रहा, ना कुछ, इंजन के अंदर रह गया कार्बन जमा रह गया तो आपको पता है क्या हाल होता है बाइक का, सब खत्म। बाकी बाइक बिल्कुल रो है, बाइक में कुछ भी नहीं करवाया गया है। मैंने इसके अंदर 3 एसेसरीज लगवाई हैं। ओली में गया था, ओली में हमने सुनने में आया था कि बर्फ़ काफ़ी है, तो हम गए थे। वैसे मिली नहीं हमें वहाँ बर्फ़, पर सुनने में आया था बर्फ़ काफ़ी है। रोड पे बर्फ़ की वो ब्लैक आइस करके होता है, जो लेयर बनती है, जो बाइक फिसलती है। तो हमने वो सोचा था कि इसके टायर की चेनिंग करवा लेंगे, जिसकी वजह से बाइक फिसलती नहीं है।
हमने सोचा, फिर देखा तो आगे वाला टायर इसका पतला है, जिस पे चेनिंग आती नहीं ढंग से, तो बाइक का फिसलना पक्का था। तो उसके लिए मैंने इसमें 2 एसेसरीज लगवाई थी, एक हैंडल गार्ड था, एक क्रैश गार्ड था, फ्रेम स्लाइडर। यह हमें करोल बाग में मिल जाता है ईजी रेट पे। तो ये दोनों काम करवाए थे। मेरी बाइक एक बार गिरी थी, बर्फ़ की वजह से नहीं, एक गाड़ी वाले ने ठोक दी थी, खड़ी थी बाइक, तो ये गिरा। आप देख सकते हैं ये हल्का सा यहाँ कॉर्नर से छिला हुआ है, मेटल है पूरा, प्लास्टिक कुछ नहीं है, ये मेटल है पूरा। ये हल्का सा कॉर्नर से छिला था और ये इस पे आप निशान देख सकते हैं। ये बाइक लगवाने के बाद से 2 या 3 बार गिरी है। बाइक के फ्रेम पे एक स्क्रैच नहीं है, प्लास्टिक फ्रेम है, बचाना ज़रूरी है भाई। मैं कह रहा हूँ 500 का ये सेट आता है, 700-800 का ये सेट आता है, 1300-1400 रुपये में आपको बाइक की सेफ्टी मिल जाएगी। ये नहीं करवाओगे, बाइक गिरी, ये फेयरिंग ख़त्म हो जाती है, जो 15 से 20 हज़ार के नीचे नहीं आती। सबसे पहले इंडिकेटर टूटेगा। हमारा इस पे स्क्रैच लगा है दूसरी साइड। एक टाइम हमारे जब नई ली थी तो स्क्रैच लगा था, तो हमने पूछा था, ये पीस 2000 का आ जाता है इसका। ये वाला मेरा उस साइड का टूटा था, ये मेरे को लगवाते 900 लग गए थे। अच्छा। ये नीचे वाला गार्ड होता है 2000, 900, 3000 का तो इतना सा हो गया। फेयरिंग अगर ये टूट गई, 20,000 से नीचे का खर्चा नहीं आना, तो अपना खुद सेफ्टी थोड़ा करवाओ। एक मेरे को उस टाइम लुक की थोड़ी परवाह हो रही थी बाइक की, तो मैंने इसमें ये विंगलेट लगवाया था। जो भी बंदा देखता है, जिसे पता है कि इसका लुक कैसा है, वो यही पूछता है, भाई ये कहाँ से लगवाया। मैं, भाई कोई बड़ा खर्चा नहीं है, प्लास्टिक पीस है, 70-80 रुपये का आपको करोल बाग में मिल जाएगा। बाइक को एक ड्रैगन लुक देता है सामने की तरफ से, एक पॉइंटेड लुक। ये वाला लुक इन्होंने R6 में दिया था स्टार्टिंग में, बाद में ये हटा दिया था, वो एसेसरीज में डाला था, पर स्टार्टिंग में जो ये वाली चीज़ थी, इसे ही हल्का सा एक्सटेंड कर दिया था, ये अलग से एसेसरीज नहीं थी। तो कुल मिला के यही था। और बाकी रो छोड़ रखी है मैंने बाइक, आप देख सकते हैं, कहीं कोई चेंज नहीं है पूरी बाइक में। टोटल कितने चला दी? ये 2 साल हो गए अभी अक्टूबर में इसे। 20,000 प्लस चल चुकी है ये। 2 ट्रिप्स कर लिए मैंने इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अच्छा। अभी आगे वाला टायर 20, आमतौर पे R15 का बोला जाता है, RC हो गई और R15 हो गई। ये दोनों बाइकों में अगला टायर बहुत जल्दी जाता है। 20,000 प्लस हो चुका है टायर, अभी भी चल सकता है 1-2 महीना। ग्रिप खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। आप ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आमतौर पे ग्रिप होती है, मेरे को हाथ लगाना पड़ रहा है इस पे, तब आपको एक ग्रिप दिख रही है। ये ग्रिप ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। मैं कहता हूँ अगर इस हालत, मैं यूँ कह सकते थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है, इसलिए मैं चला पा रहा हूँ। किसी बंदे को नहीं है एक्सपीरियंस, मैं नहीं करूँगा सजेस्ट कि आप इस हालत में चलाएँ बाइक को। इसमें मैं कहूँगा 1,000 का MRF का ज़ैपर टायर आता है, लगवाइए, खुश रहिए। पीछे वाले में आपको दिख रही होगी पूरी ग्रिपिंग है। ये अभी 50% पे है टायर, 50% उड़ चुका है, 50% है 20,000 के बाद भी। टायर में पूरी ग्रिपिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी 1 साल और चल जाएगा। बाकी इसके चेन सेट ख़त्म हो गया है, 2 साल हो गए हैं। चेन सेट आवाज़ कर रहा है। अभी मेरी पिछले हफ्ते चेन उतर गई थी, क्योंकि उसमें ग्रीसिंग ख़त्म हो गई थी बिल्कुल। मैंने ल्यूब नहीं किया था पिछले 2-3 महीने से, इसे सर्विस के बाद से मैं ल्यूब नहीं किया। इसे 3 महीने हो चुके, सर्विस के दूसरी सर्विस आ रही है। तो देख सकते हैं इसका चेन सेट ख़त्म हो गया है, कुछ 3-1 हज़ार का पड़ता है, वो करा लेना चाहिए साल में 1 बार। बाकी डिस्क पैड बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, आगे के भी पीछे के भी। तो हाँ, बाइक में है 15 हज़ार का खर्चा, पर यूँ है अगले 2 साल खींच देगी। तो मैं वही कह रहा हूँ, चीज़ ले रही हो तो उसकी मेंटेनेंस रखो, थोड़ा पैसा लगेगा पर बाइक लंबी चलेगी। भाई जैसे कि बताया था आपने कि 8 सर्विसेज करा चुके हैं, उसकी तो नॉर्मली कॉस्ट क्या पड़ती है सर्विस की? आप जैसे सर्विस कराने जाते हैं, आपको 5 फ्री सर्विस मिलती है यामाहा की तरफ से पॉलिसी के अंदर। तो आपको 5 फ्री सर्विस में सिर्फ लेबर चार्ज नहीं देना होता, उसके अलावा आपका जो इसका ग्रीसिंग हो गई पूरे की बाइक की, उसके अलावा आपकी चेन ल्यूब हो गई, चेन क्लीन हो गई, एयर फिल्टर चेंज हो गए। बेसिक यही होता है जब तक आप बाइक सही हालत में चला रहे हैं। कोई आपके एक्स्ट्रा आपने कुछ तोड़ दिया या फिर बाइक में कुछ ख़राब हो गया, उसका अलग कॉस्ट है, उसे आप अलग कर दो तो आपको फ्री सर्विस के साथ कुछ 1200-1300 का इसकी कॉस्टिंग आती है। जब फ्री सर्विस ख़त्म हो जाती है 5, उसके बाद 2000 तक चली जाती है मैक्स टू मैक्स। मेरी सर्विसेज में क्या होता है, मैं थोड़ा एग्रेसिव चलाता हूँ इसे, तो उसके अंदर इंजन ऑयल मेरा जल्दी जलता है। मेरे को इंजन ऑयल टाइम टू टाइम जल्दी चेंज कराना पड़ता है। मैं इसके अंदर सिंथेटिक डालता हूँ ऑयल, ऑर्गेनिक ऑयल डाल सकते हैं, पर वो क्या करता है, वो एक लेयर बना देता है इंजन के उस पे, पिस्टन्स के आसपास। तो ऑर्गेनिक ऑयल ना यूज़ करें, सिंथेटिक यूज़ करें, ज़्यादा बेटर है। 200-300 रुपये का फ़र्क आता है, उसके ऊपर पे आप 40 हज़ार का इंजन नहीं ख़राब करना चाहेंगे, ठीक है। तो सिंथेटिक ऑयल यूज़ करते हैं, 2000 के आसपास का खर्चा आता है। मेरी 1-2 मैक्सिमम यही रहता है
इसके बाद इसकी AMC करके एक वो आती है पॉलिसी, जिसके अंदर ये 1200 रुपये लेते हैं आपसे और उसके अंदर 3 फ्री सर्विस देते हैं। तो 570 रुपये के आसपास सर्विस होती है चार्ज। 3 फ्री सर्विस वो आपका 1600-1700 जाता है। 1200 दे के 400-500 वहाँ बचा सकते हैं। प्लस वो हर चीज़ की जो भी लेबर होती है उसमें 10% ऑफ करके देते हैं, और जो आप आइटम खरीदते हैं उस पर 5% ऑफ करके देते हैं वो आपको 3 सर्विस तक। तो मैं तो कहूँगा लीजिए, अगर आपका डीलर अच्छा है तो। डीलर के ऊपर बात होती है, अगर वो आपसे नहीं कर रहा आपसे अच्छे से कोऑपरेट, तो आप क्यों लेंगे वहाँ से। इसकी सर्विस में दिक्कत नहीं आती। मैं अभी नजफगढ़ में रह रहा हूँ, नजफगढ़ में भी यहाँ का सर्विस सेंटर है, पर मैं उस पर 2 बार गया हूँ। पहली 2 सर्विस मैं सेटिस्फाई नहीं था। मैं यहाँ से 7-8 किलोमीटर उत्तम नगर जाता हूँ सिर्फ इसकी सर्विस कराने के लिए। मैं उन बंदों पे इतना ट्रस्ट है, मैं इस बाइक को 2-2 दिन छोड़ भी सकता हूँ उनके पास, अगर कोई बड़ा काम होना है। इसका भी फ्यूल पंप गंदा हो गया था, मैं ट्रिप पे गया था ऋषिकेश, फ्यूल पंप गंदा हो गया था इसका धूल की वजह से, तो वो रुकने लग गया था। जो इंजन था वो बीच बीच में सांस सी ले रहा था, गैप आ रहा था, बाइक पे रेस छूट रही थी, फिर पकड़ रही थी। तो वो चीज़ें होती है, उसकी वजह से हुआ था। उसका तो मेरे को 2 दिन छोड़नी पड़ी थी। उसने कहा था फ्यूल पंप चेंज होगा, पर वो सफाई से काम हो गया। जिन बंदों को पता है, FI क्लीन करके होता है उसका नाम, इंजेक्टर क्लीन। तो और कुछ नहीं है इसमें, मैं ये कहना चाहूँगा। पूरा कंक्लूजन क्या है इस वैल्यू ऑफ मनी है। सबसे पहली बात वैल्यू ऑफ मनी है। इस सेगमेंट में इससे ऊपर कोई बाइक नहीं है। अंडर 2 लाख, 150 सीसी प्लस, टॉप स्पीड 150 प्लस मैंने खुद लगा रखी है। तो मुझे नहीं लगता इस बाइक को कोई भी टक्कर दे सकती है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर, 2-3 सेगमेंट इस सेगमेंट में बाइकें आती हैं। रेसिंग सीरीज़ में 2-3 बाइकें आती है जो इस सेगमेंट को टक्कर देती है। एक होती है RS 200। RS 200 बढ़िया बाइक है, उसकी टॉप स्पीड इससे ऊपर है। मैंने खुद चलाई है वो हमारे एक्सप्रेस वे पे। मैं उसे प्रॉपर गेटअप में था, अपनी पूरी जैकेट और हेलमेट के साथ। मैंने वो 157 लगाई थी। एक 150 सीसी की बाइक और 200 सीसी की बाइक में फ़र्क आता है। प्लस बजाज का इंजन है, बजाज इतना बेकार इंजन नहीं बनाता है। बजाज की आपने डिस्कवर प्लेटिना चलाई है, आपको पता है इंजन में जान होती है। तो उसमें अगर एक रेसिंग सीरीज़ बाइक आ रही है तो उसमें आपको 157 का मैंने लगाया पर्सनली। ऐसे तो बंदे आपको R15 की आप टॉप स्पीड चेक करोगे, मैंने 151 बताई है। बंदे में आपको मिल जाएगी, आपको दे आओगे तो सर्च करने 159। उसमें बंदे क्या करते हैं, जो चेन सेट का स्पॉकेट होता है वो बड़ा करवा लेते हैं, जिससे इनिशियल स्पीड कम हो जाती है पर आपकी टॉप एंड बढ़ जाती है। जो गियर वाली साइकिल है उसमें आपने देखा होगा, छठे गियर पे छोटा हो जाता है वो, बड़े पे जाओगे तो जान ज़्यादा लग रही है, चल धीरे रही है, वो वाला काम होता है। पर इसके अंदर उल्टा रहता है, अगर आपका स्पॉकेट बड़ा है तो आपकी इनिशियल स्पीड घट जाती है, टॉप स्पीड बढ़ जाती है। प्लस आगे फेयरिंग में चेंज कराते हैं बंदे। फेयरिंग एरोडाइनमिक दे रखी है पर उसके अंदर जहाँ जहाँ गैपिंग है, गैपिंग को बंद कर बंदे अपना जो बैठने का स्टाइल है उसे चेंज करते हैं। प्लस आगे की जो विंडशील्ड है ये भी बिल्कुल इसकी ओरिजिनल विंडशील्ड है, स्टॉक है। मैंने इसके अंदर डलवाई थी पर मेरे को डबल बबल मिल रहा था उसके अंदर, मेरे को वो पसंद नहीं आया, मेरे को सिंगल बबल चाहिए था। तो वो डबल बबल हेड आता है। सिंगल बबल हेड आपको कहीं मिले तो लगवा लेना, मैं सजेस्ट करूँगा वो लगवाना, क्योंकि वो थोड़ा एरोडायनामिकली पड़ता है इसका। क्योंकि जब आप आगे की साइड बेंड करते हो टॉप स्पीड निकालते टाइम, तो आपका जो हेलमेट है वो यहाँ आता है। इसके अंदर जब हवा आती है तो वो हेलमेट के टकराती है और कुछ रोकती है एयर ब्लास्ट। पर जब बबल है वो इतना उठता है, वो आपके हेलमेट को कवर कर लेता है, आपको पूरा एरोडायनामिक रखता है। बाइक में 5 से 6 की टॉप स्पीड बढ़ती है उससे। तो बहुत सारे कारण होते हैं, आप देखोगे, आपको कुछ देखोगे इसमें 48 पे रोक देगा, 40 पे रोक देगा, 45 पे रोक देगा। चलाने ड्राइवर टू ड्राइवर फ़र्क करता है, कितनी आदत है, उसका बॉडी वेट कितना है, बाइक का कितना है। 142 kg है। अभी जो नई वाली आई है उसका भी सेम ही है, कुछ फ़र्क नहीं आया। जो चीज़ें चेंज करी है उसमें उन्होंने पावर टू वेट रेशो चेंज सेम कर रखा है। तो मैं बस वही कहूँगा, बाइक में और कमी कुछ नहीं है। मैं ये कहूँगा जिस कमी उन्हें आ सकती है जिनको रेगुलर यूज़ में हो, जिनके बैक पेन हो या फिर वो हो। अगर आपकी पास्ट इंजरी है तो आपको दिक्कत आ सकती है, इसकी वजह से आपको कोई इंजरी नहीं आएगी। मैं फिटनेस रिलेटेड बंदा हूँ, तो मैं अपने आप को हेल्दी रखता हूँ, तो मेरे को उस बाइक की वजह से दिक्कत नहीं आती। मैंने इसे लंबे टूर पे भी रखा है। 5 दिन का ओली का टूर था, 5 दिन सिर्फ ड्राइव किया और कुछ नहीं किया हमने। मेरे को आने के बाद सिर्फ थकान हुई थी सफ़र की वजह से। मेरे को बैक पेन, हैंड पेन, रिस्ट पेन कुछ नहीं था। ठीक है भाई, फिर थैंक यू अपना रिव्यू देने के लिए। बाकी मिलते हैं आप सबसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय।